स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग क्लास 10th का चैप्टर जो 2 है, सोशलिज्म एवं कम्युनिज्म, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, ये चैप्टर आपका दूसरा है 10वीं क्लास का हिस्ट्री का। तो चलिए, आप लोग ना जब भी वीडियो को देखना लोग तो ये 2x कर लेना या फिर 1.5x पे करके देखना लोग, जिससे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, मतलब जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो देख पाइएगा लोग। ठीक है, आइए। तो समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है? तो बाबू, समाजवाद और साम्यवाद दोनों का ही उद्देश्य समाज में समानता को स्थापित करना होता है। किसी के साथ क्या समानता का अधिकारी स्थापित करना होता है कि किसी के साथ भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव ना हो, सभी लोग एक समान हो। ठीक है, तो समझ में आया समाजवाद और साम्यवाद का अर्थ क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है। तो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से समाज में भेदभाव ना हो, समानता होना चाहिए दोनों के बीच में। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उन सबके बीच क्या होना चाहिए, तो एक समानता होना चाहिए। ठीक है, वही होता है समाजवाद और साम्यवाद। आइए पढ़ दें। समाजवाद और साम्यवाद दोनों का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना होता है। दोनों के विचार दोनों के विचारधाराएं चाहती है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो तथा किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। समझ में आया? मतलब ये दोनों, समाजवाद और साम्यवाद, दोनों ही क्या चाहती है, दोनों ही कि किसी भी वर्ग में राजनीतिक के राजनीति राजनीति के समान या राजनीतिक जो भी हमारे देश के संविधान हो, उन सभी लोग को एक प्रकार देखा जाए। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, अब हम अलग अलग चीज पढ़ते हैं लोग कि आखिर ये दोनों को बीच जब इतना ही समानता है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो आइए उसी चीज हम लोग क्या करते हैं लोग, पढ़ते हैं कि समाजवाद, सोशलिज्म क्या होता है, समाजवाद। चलिए देखा जाए समाजवाद के बारे में। आइए क्या कहता है। समाजवाद में समाज के कल्याण को महत्व दिया जाता है। समाजवाद में समाज के कल्याण को महत्व दिया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में मौजूद असमानताओं को कम करके समानता स्थापित करना है। समाजवादी विचारधाराओं के अनुसार राज्य में समानता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें व्यक्तियों को उसके योग्यता के अनुसार कार्य और उसके कार्य के अनुसार वेतन देने की बात कही जाती है। ठीक है, समाजवाद में समझ में आया कि जिस प्रकार का लोग का योग्यता हो उस प्रकार को उसको काम दिया जाए और उसी अनुसार उसका वेतन भी दिया जाए। ठीक है, ये समानता, समाजवाद में समानता के लिए एक बात कहा गया है कि जो जिस प्रकार का लोग हैं, जिनका कार्य शक्ति जिस प्रकार का उसी प्रकार का उनको काम मिलना चाहिए और उसी प्रकार उन्हीं के काम के अनुसार उनका वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो पता चल के अनुसार वेतन देना है की बात कही जाती है। अर्थात जो अधिक काम करे उसका अधिक वेतन मिलेगा, जो कम काम करेगा उसका कम वेतन मिलेगा। समझ में आया? मतलब कि समाजवाद क्या कहता है बाबू, कि कार्य शक्ति के अनुसार लोगों को काम मिलना चाहिए और ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा पैसा मिले और कम काम करने वाले का कम पैसा मिले, वेतन मिले। यही हमारा समाजवाद कहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लोग साम्यवाद। ये तो पता चल गया ना, कार्य शक्ति के अनुसार काम मिले और उसी के अनुसार उनका वेतन मिले। अब हम देखते हैं लोग क्या, तो साम्यवाद। साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद का लक्ष्य वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। ठीक है, वर्गहीन, ठीक है, और शोषण मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवादी मानते हैं कि राज्य शोषण वर्ग का समर्थन करता है, राज्य शोषण वर्ग का समर्थन करता है, इसलिए अंततः राज्य का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। उनके अनुसार पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष अवश्य समाप्त होना चाहिए। ठीक है, पूंजीपति क्या बोल रहा है बाबू, श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष अवश्य होगा और क्रांति के बाद शोषित वर्ग की जीत होगी। साम्यवाद में लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन और सुविधा देने पर बल दिया जाता है। ठीक है,
साम्यवाद क्या कहता है बाबू कि जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष होगा और इसमें कौन जीतेगा, तो श्रमिक वर्ग जीत जाएगा। ठीक है, क्रांति होगा जिसमें कौन सा वर्ग जीतेगा बाबू, तो जो श्रमिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिनको सताया गया, जिनको मारा गया, जिनको दबाया गया, उनका जीत होगा। ठीक है, और लोगों की उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन और सुविधा देने पर बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर काम धाम नहीं, उनको क्या कहा जाता है कि जिसको जो आवश्यकता है उसको वो सुविधा देना चाहिए। ठीक है, साम्यवाद ये कहता है। ठीक है, अब समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अब हम ये देखते हैं कि समाज जो वादी है, समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, क्या क्या कारण था कि समाजवाद की उत्पत्ति हुई। आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज होता है, चाहे कोई भी काम किया जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो विचार कहीं ना कहीं से आता होगा। तो अब देखिए, समाजवादी विचारधारा का विकास 18वीं शताब्दी और औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ठीक है, उस समय कारखाने के मालिक और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। श्रमिक की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं मिले थे। समाज दो वर्गों में बढ़ चुका था, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। ठीक है, समाज उस समय औद्योगिक क्रांति में दो भाग में बटा था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इस परिस्थिति में कुछ विचारकों ने एक नई विचारधारा प्रस्तुत की जिसे समाजवाद कहा गया। समझ में आया बाबू, मतलब पहले के जो 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के बाद जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो वहां पे दो वर्ग सामने आया, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग या औद्योगिक मालिक क्या करता था लोग, तो श्रमिक वर्ग से काम धाम करवाता था लोग, उनको पैसा नहीं देता था लोग। अब इनके विरोध करने पे बोलता था लोग कि जो करना है वो कर लो, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। आज जब मन के तुम काम छोड़ के जा भी नहीं सकते। इतना इतना चीज क्या किया जाता था, तो श्रमिक वर्गों को सताया जाता था, दबाया जाता था पूंजीपति लोगों द्वारा। ठीक है, तो समझ में है समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में, जब पूंजीपति वर्ग के लोग श्रमिक वर्ग से काम करवाकर उनका वेतन या उनके मेहनत के अनुसार पैसा नहीं देता था लोग, तब ये समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी। अब आइए यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, यूटोपियन अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। यूटोपियन समाजवादी देखिए, प्रारंभिक समाजवादी विचारकों को यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, कहीं कि बार बार अब यूटोपियन के बारे में ही यही वर्ड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रारंभिक समाजवादी विचारकों को यूटोपियन कहा जाता था। समझ में आया, ये क्या थे लोग बाबू, तो जो स्टार्टिंग में समाजवादी विचारक जो हुआ करते थे लोग, उन्हीं को यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। कोई दिक्कत नहीं, आइए। हेनरी दे सेंट सिमोन ने समाजवादी विचार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि समाज को इस प्रकार संगठित किया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय मिलजुल कर काम करें। उन्होंने योग्यता के अनुसार कार्य के अनुसार वेतन का समर्थन किया था। याद रहेगा ना बाबू, हेनरी द सेंट सिमोन क्या किया था कि इससे मतलब कि समाजवादी विचारों के विकास में उन्होंने यह बात कहा, चाहे समर्थन दिया, कि जो भी लोग श्रमिक वर्ग चाहे पूंजीपति लोग, श्रमिक वर्ग जिस अनुसार हो, जिनके योग हो, उनको उन्हीं के योग से क्या करना चाहिए, तो हम लोग को पैसा देना चाहिए और पैसा देकर उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे लोग हो हमारे समाज में, उनको उसी के मुताबिक काम देना चाहिए। ठीक है, और उनका उसी के आधार पे वेतन भी देना चाहिए। आगे देखिए रॉबर्ट वन क्या बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, ये वाला, ब्रिटेन के प्रसिद्ध यूटोपियन समाजवादी थे रॉबर्ट वन। कहाँ के थे बाबू, तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध यूटोपियन ऊपर समझ में आए हो लोग, शुरुआती के जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हुआ करते थे उन्हीं को यूटोपियन बोला गया था। समाजवादी विचार के थे, उन्होंने श्रमिकों की स्थिति सुधारने और आदर्श समाज के स्थापना के लिए अनेक प्रयास किए। कोई दिक्कत नहीं,
रॉबर्ट वॉन ने बहुत सारे प्रयास किए थे। आइए अभी ऊपर जो पढ़ के आए हो लोग, समाजवाद और साम्यवाद, इसके बारे में अंतर देख लेते हैं। समाजवाद और साम्यवाद के मुख्य अंतर क्या होता है? तो देख बच्चा, पहला अंतर, राज्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या कह रहा, अंततः राज्य को समाप्त करने की बात कही जाती है। राज्य को महत्वपूर्ण, राज्य को समाप्त। असमानता को कम करने पर जोर दिया जाता है। असमानता को कम करने पर जोर दिया जाता है समाजवाद में। साम्यवाद में पूर्ण समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। ये पूर्ण समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इसमें कहता है कि असमानता थोड़ा सा कम हो, इसमें कहता नहीं, पूर्ण समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। अगला पॉइंट देखिए, कार्य के अनुसार वेतन का समर्थन करता है। इसमें कार्य के अनुसार वेतन देने के बाद कहा जाता है। इसमें आवश्यकता के अनुसार संसाधन देने का समर्थन किया जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट इसका क्या कह रहा है, देखिए, सुधार और नीतियों के माध्यम से परिवर्तन चाहता है। वर्ग संघर्ष और क्रांति को परिवर्तन का साधन मानता है। ये मतलब समझ में आएगा ना आप लोग को। ये क्या चाहता है, सुधार और नीतियों के माध्यम से, मतलब कि कोई रणनीति हो, कोई ऐसा बातचीत हो जिसके वजह से हम परिवर्तन कर सकें। इसमें बोलता है कि नहीं, इसमें क्रांति को आगे रखता है ये। ठीक है, क्रांति करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें क्रांति की बात नहीं कही जाती है समाजवाद में। अब आते हैं लोग, इनमें एक बहुत सुंदर आदमी आते हैं, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में हम लोग देखते हैं लोग, बहुत ज्यादा ये भी अपना योगदान निभाए थे। चलिए, कार्ल मार्क्स 1818 to 1883। कार्ल मार्क्स, इतना इनका जन्म ये, मृत्यु ये। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायल नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स कौन सा परिवार के थे, तो यहूदी परिवार के थे, यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके पिता हेनरिच मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, उनके पिता क्या थे बाबू, तो एक वकील थे, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। कार्ल मार्क्स क्या थे बाबू, यहूदी थे, बाद में क्या धर्म अपनाए, तो ईसाई धर्म को अपना लिया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट देखिए, कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक उच्च शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में प्राप्त की, लेकिन 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन में उनके विचारों और व्यक्तित्व का महत्व विकास हुआ। मतलब कार्ल मार्क्स कहाँ चले गए, तो बाबू उनका ज्यादा विकास हुआ, तो बर्लिन में चले गए। 1936 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, तो बर्लिन में उनका विचारों और व्यक्तित्व का महत्व हुआ। ठीक है, तो मतलब यहाँ से समझ में आएगा बाबू कि कार्ल मार्क्स किस में जन्म हुए थे, तो यहूदी परिवार में। बाद में उनके पिताजी थे जो हेनरिच मार्क्स, एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कार्ल मार्क्स का जो पढ़ाई लिखाई हुआ था वो कौन सा स्कूल में हुआ था बाबू, तो बोन स्कूल था। ठीक है, यहाँ पे था, हाँ, बोन विश्वविद्यालय में हुआ था। लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने कहाँ किया, तो क्या है, बर्लियन में 1936 में चले गए थे, अब वहां पे आगे का पढ़ाई किए। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है आपके पेपर में। आगे देखिए, 1843 में उन्होंने अपनी बचपन की मित्र जॉनी वन वेस्टफेल्ड से विवाह किया। 1844 में पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक इंग्लिश से हुई। दोनों के बीच गहरी मित्रता बनी और उन्होंने मिलकर समाजवादी तथा साम्यवादी विचारों के विकास में महत्व योगदान दिया। ठीक है, ये भी आप लोग को ये पॉइंट समझ में है। अगला देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1867 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डास कैपिटल की रचना की। यह पुस्तक पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना पर आधारित है और इसे अक्सर समाजवादी की बाइबल कहा जाता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए बाबू। हो, ये वाला चीज आपको, ये दास कैपिटल 1877 में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। ये हमेशा समाजवादी विचारों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, बाइबल जो ईसाई धर्म होते हैं ना बाबू, उनके होली बुक है बाइबल। ठीक है,
अब ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत देखते हैं लोग, कार्ल मार्क्स से क्या क्या सिद्धांत रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने समाज और इतिहास को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उनके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो कुछ 5 सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांतों को हम लोग देख लेते हैं लोग क्या क्या दिए थे। तो देख बच्चे मेरे, पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। समाज में परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। ठीक है, समाज में परिवर्तन विरोधी, जैसे ना बहुत सारा समाज है बाबू, उसमें आप परिवर्तन करिएगा ना तो लोग उसके विरोध में आ जाते हैं कि ना जैसा है वैसे ही रहेगा, आप परिवर्तन मत करो। पहला चीज यही बोल रहा है कि समाज में परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। अगला, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के संघर्ष की कहानी है। तीसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा पॉइंट उनका, आर्थिक परिस्थितियों समाज और इतिहास को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, आर्थिक परिस्थितियां जो होती है वही समाजवाद को प्रभावित करती है। चौथा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य मूल्य का सिद्धांत। श्रमिकों अपने श्रम से जितना उत्पादन करता है उसका पूरा लाभ उसे नहीं मिलता है, अतिरिक्त लाभ पूंजीपति प्राप्त करते हैं। आज के दिन में यही होता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में है लोग, वो लोग दिन रात काम करता है लोग, और अमीर कौन होता है बाबू, तो जो उनके मालिक होते हैं वो ज्यादा उनसे प्रॉफिट कमाते हैं लोग। ठीक है, यही चौथा पॉइंट में है, तो उस समय भी यही होता था। अगला, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है बाबू, राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज बनाता है जहां ना कोई वर्ग हो और ना ही शोषण हो। पांचवा चीज ये रहा अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबू, कार्ल मार्क्स के अनुसार, अब इनका 6 सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण। मार्क्स ने मानव इतिहास को 6 प्रमुख चरणों में विभाजित किया। पहला, आदिम समाज युग। आइए, पहला ये था आदिम समय साम्यवादी युग। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और संपत्ति सामूहिक थी। सभी लोग क्या था, तो मिलजुल के रहते थे और संपत्ति सामूहिक हुआ करती थी। आदिम साम्यवादी युग था, बहुत पहले वाला। अगला देखिए, जब दूसरा युग आया, दासता युग। दासता युग, समाज मालिकों और दासों में बट गया। समाज मालिक और दासों में बट गया। तीसरा युग देखिए, समांति युग, जमींदार और किसानों का प्रभुत्व वाला समाज। समांति युग में क्या था बहुत, तो जमींदारों और किसानों का प्रभुत्व वाला समाज। चौथा देखो क्या था, पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग, उद्योगपतियों मतलब या फिर पूंजीपतियों और श्रमिक के बीच संघर्ष का युग। पांचवा, समाजवादी युग। समाजवादी युग, उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होने लगा। चौथा, साम्यवादी युग, पूर्ण समानता वाला वर्गहीन और राजहीन समाज। ये हमारा जो कार्ल मार्क्स का जो 6 सिद्धांत था। ठीक है, ठीक है, मार्क्स ने मानव इतिहास को 6 प्रमुख चरणों में विभाजित किया था। तो ये आपके सामने। अब आइए, बोल्शेविक क्रांति। तो कार्ल मार्क्स का काम खत्म, अब आते हैं लोग बोल्शेविक क्रांति। अब यहाँ से भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पेपर में पूछा जाता है, यही पूछा लिया जाता है। चलिए, 1917 की बोल्शेविक क्रांति 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। ठीक है, ये पता चला। यह क्रांति रूस में हुई हुई और इसका परिणाम स्वरूप जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया। अभी हम आपको आगे चल के जार के बारे में, ठीक है, रूस के मतलब जो नेता होता था उसको जार बोला जाता था, चाहे राजा होता था लोग, उसी को जार से संबोधित किया जाता था। निरंकुश शासन का अंत हो गया। क्रांति के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए तथा किसानों और मजदूरों के हित को महत्व दिया गया। ये बात समझ में आएगा ना कि 1917 की क्या है बोल्शेविक क्रांति क्या था। तो यहाँ पर जो जार के निरंकुश शासन को बदला गया, अब बदल कर क्या तो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए तथा किसान और मजदूरों को हितों का महत्व दिया गया। अब आइए, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, क्यों हुआ था बाबू इसका कारण। तो मैं ऊपर का खाली पॉइंट पढ़ता हूँ।
जार के निरंकुश शासन एवं अयोग्य शासन, जार अच्छा से निरंकुश हर एक चीज पे रोक टोक करते थे और अच्छा से शासन नहीं करते थे, अयोग्य शासन करते थे। अब जैसे देखो, रूस के जार जनता की समस्याओं की अनदेखी करते थे, शासन पूरी तरह निरंकुश था और लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, इसके वजह से हुआ था। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की बहुत खराब स्थिति थी। किसानों पर भारी कर लगाया जाता था। ठीक है बाबू, किसानों पर क्या लगाया जाता था? टैक्स लगाया जाता था, भारी लगाए जाते थे। उनके आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी और वे गरीबों में जीवन बिताने के गरीबी में जीवन बिताने के मजबूर थे। तो दूसरा कारण क्या था बाबू? तब किसानों की दयनीय स्थिति। चौथा, मजदूरों की दयनीय स्थिति, मतलब कारखानों में मजदूर से लंबे समय तक काम कराया जाता था लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था, उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा था। चौथा, औद्योगिक औद्योगिक की समस्या, रूस में औद्योगिक तो हुआ लेकिन इसका लाभ केवल पूंजीपति को मिला, मजदूरों का शोषण बढ़ता चला गया। ठीक है, औद्योगिक भी समस्या थी, रूस में औद्योगिक तो हुआ लेकिन इसका लाभ कौन उठाता था? तो अमीर लोग उठाते थे, पूंजीपति लोग उठाते थे। आज भारत में भी जैसा होता है, पूंजीपति लोग ही सब हर एक चीज का फायदा उठाता है लोग। रूसीकरण की क्रांति, रूसीकरण की क्रांति, जार सरकार ने विभिन्न जातियों और क्षेत्रों पर रूसी संस्कृति तथा भाषा थोपने का प्रयास किया जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। मतलब जार ने क्या किया? तो रूस के भाषा और संस्कृति लोगों पे थोप दिया, जिसके वजह से यह भी कारण है। अगला कारण बाबू, विदेशों की घटनाएं, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है, क्रीमिया वार, मतलब क्रीमिया जो युद्ध हुआ था में रूस की हार हुई, हार से उसकी कमजोरी उजागर हो गई। ठीक है, रूस क्रीमिया का जो वार हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ था बाबू? तो रूस की कमजोरी का उजागर हो गया, यह भी कारण था। चले, रूसो जापानीज वार, रूसो जापानीज वार में जापान से पराजय और उसके बाद रसिया रिवॉल्यूशन ऑफ 95 ने जनता, ठीक है, जनता में विद्रोह की भावना को बढ़ा दिया था। ठीक है, यह भी था। ठीक है, इतना सारा पॉइंट था बाबू। ठीक, ये बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? जार की निरंकुशता एवं अयोग, किसानों की दैनिक स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिक की समस्या, रूसीकरण की नीति, विदेशी घटना, ये सब चीज क्या था? तो बाबू इनके समक्ष था। अगला, कार्ल कार्ल मार्क्स का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। कार्ल मार्क्स भी क्या किए थे? तो कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित होकर रूसी बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों ने जनता को संगठित किया और क्रांति का मार्ग का प्रस्ताव किया ना। उस समय लोग भड़क रहे थे सब, तो इन्होंने भी क्या किया? कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव था, विचार था, उसके लोग से संगठित हुए और क्या किए? तो रूस के जार के ऊपर क्रांति का बोझ डाल दिया। ठीक है, अगला देखिए, तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तत्कालीन कारण यह भी माना जाता है कि रूस की पराजय हो गई थी। वर्ल्ड वार वन में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी और सैनिक की मौतों से जनता का असंतोष चरम पर पहुंच गया, जिसने 1917 की क्रांति को जन्म दे दिया। समझ में आया बाबू? 8 गो कारण था। ठीक है, 8 मेन कारण था जिसने रूस के जनता ने क्या किया? तो जार के निरंकुश शासन को खत्म किया। ठीक है, अब आइए, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं लोग। कल अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे लोग खूनी रविवार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो पेपर में बहुत बार आता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा लोग, तो कोई भी बच्चा जो कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ पाता है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि पढ़ के अपना नोट्स अच्छा से बना सके वो लोग। ठीक है, बाय।